तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है मोशन को स्टडी करने के लिए, मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं कि मोशन मतलब क्या होता है, इट इज ए रिलेटिव फेनोमिनन। क्या है मोशन मतलब? रिलेटिव फेनोमिनन। रिलेटिव फेनोमिनन मतलब क्या कि हम मोशन को ऑब्जर्व कहां से देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग मोशन जो है वो चेंज होती है। इसके लिए हमने एग्जांपल्स देखे थे माउंट एवरेस्ट के। माउंट एवरेस्ट रेस्ट में होता है या स्टेशनरी होता है? रेस्ट में भी होता है, स्टेशनरी भी होता है। कसं? अगर हम नेपाल में जाके देखेंगे तो रेस्ट में, मून के ऊपर जाके देखेंगे तो, म्हणजे प्रत्येक वेळी मोशन ऑब्झर्व करत असताना हा पार्ट तिथं कंपल्सरी आपल्याला इंट्रोड्यूस करावा लागतो कि जब तक ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, मतलब ऑब्जर्वर कौन है या फिर ऑब्जर्व करने वाली सिस्टम कहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग मोशन का जो एस्पेक्ट है वो चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेन में कोई पैसेंजर बैठा है और ट्रेन मोशन में है, तो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठा है वो मोशन में या रेस्ट में है? अरे जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे कि हम पैसेंजर को देखते कहां से, जसं आपण ट्रेन मध्ये बसलोय ना, आपल्या शेजारचा पैसेंजर आपण बघतोय तो मोशन मध्ये आहे का? ट्रेन निघाली तेव्हापासून एकाच ठिकाणी बसलाय, बरोबर। बट अगर वही ट्रेन पास हो रही है एक प्लेटफॉर्म से, स्टेशन से, और वहां पे अगर कोई पैसेंजर ट्रेन के बाहर खड़ा है, तो वो अगर ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए क्या होगा, जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर था वो मोशन में रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि मोशन क्या होता है, रिलेटिव फेनोमेनन। काय लिहिले तुम्ही? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब? वेरी गुड, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। मोशन इज ए रिलेटिव फेनोमेनन। मोशन इज ए रिलेटिव फेनोमेनन। It means motion depends upon frame of reference of observer. Motion depends upon frame of reference of observer. ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं आगे, राइट इन डबल इनवर्टेड कॉमा, मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग मोशन, particle performing motion and observer। तो यहां पे हम जो आज का पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है। देखो अब तक जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए थे उसमें हर बार हमारे लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो ग्राउंड था, मतलब अर्थ थी, और हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ जो है वो एट रेस्ट है हमारी मोशन को समजणे के लिए। आपल्याला माहिती की ती रेस्ट मध्ये नाहीये, बट अर्थची मोशन कन्सिडर केलं तर मेकॅनिक्स खूप जास्त कॉम्प्लिकेटेड होतं, त्यामुळे आपण कंसीडर करतो कि अर्थ जो है एट रेस्ट है, मतलब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर अर्थ बन गई। आता फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वर्ड मुळे घाबरायचं नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है वो डिफाइन करने के लिए हम एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, याचा अर्थ काय होतो, ऑब्जर्वर अगर अर्थ पे खड़ा है तो उस केस में क्या होता था, हम अब तक 1D में भी और 2D में भी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिलेटिव मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो ऑब्जर्वर होगा अभी वो अर्थ पे नहीं होगा, अर्थ छोड़ के दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगा, या फिर अर्थ पे भी रहेगा तो भी क्या होगा, अपनी पोजीशन वो चेंज करता रहेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको बोला गया है कि प्रणीता कहाँ पे है, या हमें विथ रिस्पेक्ट टू क्लासरूम ऑब्जर्व करना है। तो अगर ऑब्जर्वर मैं हूं तो इसका मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मुझसे यहां पे, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ की तरफ 3 मीटर या फिर 2 मीटर इतने डिस्टेंस पे प्रणीता है, प्रणीता की बॉडी है, प्रणीता की पोजीशन है। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हमने ऑब्जर्वर चेंज कर दिया, अभी मेरे जगह पे रिप्लेस होके ऑब्जर्वर आ रहा है स्नेहल, तो उस केस में स्नेहल के लिए प्रणीता की पोजीशन नॉर्थ की टुवर्ड्स 2 मीटर है क्या, कहां पे, वेस्ट की टुवर्ड्स 1 मीटर या फिर 1.5 मीटर या फिर 2 मीटर, जो भी डिस्टेंस होगा। म्हणजे प्रणीताची पोजीशन बदलली का, फक्त काय होत है कि ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है। ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है मतलब कौन चेंज हो रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रही है। तो हर बार जैसे जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगी वैसे वैसे जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी बॉडी अंडर मोशन है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, उसका
एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ठीक है, सेम एग्जांपल अगर हम डिस्कस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू खुशी, प्रणीता की पोजीशन कहां पे हो गई? टुवर्ड्स साऊथ 1 मीटर, म्हणजे कळतंय का? प्रणीताला पण एकाच ठिकाणी बसवलंय, बरोबर? प्रणीता अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, लेकिन ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो प्रणीता की पोजीशन हमें मिल रही है वो हर बार क्या है? डिफरेंट है। तो रिलेटिव मोशन में बस इतना ही होता है कि ऑब्जर्वर अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देगा तो उसके रिस्पेक्ट में मोशन कैसे परफॉर्म होगी उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको बोला जाता है कि एक पार्टिकल है बी, दूसरा पार्टिकल है या फिर दूसरी बॉडी है ए, एंड इन दोनों की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम डिफाइन कर रहे हैं और यहां पे है हमारा ओरिजिन। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर ओ के ऊपर खड़ा है और ओ के ऊपर खड़ा होके वो इस बी वाले बॉडी को देख रहा है, तो पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ याला आपण लिहितो असं एक्स ऑफ बी ओ, याचा अर्थ काय होतो? पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, खूप कन्फ्युजिंग है, याला व्यवस्थित बघा, व्यवस्थित फ्लॅश पडेपर्यंत याच्यावर विचार करा। एक्स बी ओ का मतलब पहले कौन? जिसको देख रहे, दूसरा कौन? जहां से देख रहे। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसका सिंप्लीफिकेशन होता है एक्स ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ ओ, यानी कि हमें अगर बोला जाता है कि O एंड B इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस XB है एंड डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं O से, तो इसका मतलब यहां पे हमें XB को रिप्लेस करना पड़ेगा XB से। अब XO कितना है? O से O का डिस्टेंस 0 है, यानी हम बोल सकते हैं कि XBO बनेगा X ऑफ B। XBO इसका मतलब, अरे एवढं टेन्शन घेण्यासारखं नाही आहे, एकदम सोपं है। ठीक है, XBO का मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। याचा अर्थ काय होतोय? ऑब्जर्वर ओ पे खड़ा है, विथ रिस्पेक्ट टू ओ बोला है ना, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को देख रहे हैं वो हमारा ऑब्जर्वर बनेगा। अभी सेम एग्जांपल में आपको बोला जाता है कि एक्स ऑफ ए बी है, इसका मतलब क्या होगा? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, म्हणजे आता ए ला कोण बघतंय? बी बघतोय। ठीक है, अगर यहां पे बोला जाता है एक्स बी ए, इसका मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, म्हणजे बी ला कौन बघता है? कळतंय का? अभी यहाँ पे अगर एक्स ऑफ ए भी होगा, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी। उसी तरह से एक्स बी ए का सिंप्लीफिकेशन होगा एक्स बी ए बी असलं की ए माइनस बी, बी असलं की सी डी असेल तर एक्स वाय असेल तर, कळतं ना? फक्त एवढं सरळ सरळ दोघांची सब्सट्रैक्शन आपल्याला करायची है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे डिस्टेंस दे रहा हूं, ये है 4 मीटर, ये है 6 मीटर, तो ये टोटल कितना हो गया? 10 मीटर। और हमने कंसिडर किया है कि ओरिजिन के राइट में जो होगा प्लस एक्स के तरफ है, इसलिए पॉजिटिव होगा, एंड लेफ्ट में अगर काउंट करेंगे तो वो, आता इथं आपल्याला दिसतंय सरळ सरळ ओरिजिनच्या इकडे कोणीच नाही आहे, म्हणजे निगेटिव्ह मध्ये कोणी येणार आहे का? नहीं येणार, बघू आपण। ठीक है, आपको अगर बोला है कि पोजीशन ऑफ बी फाइंड करो विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स बी ए, एक्स बी ए मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बघतोय कौन? देख कौन रहा है? ए। कोणाला? मतलब यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक्स ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ ए। आता डायग्राम वरून एक्स बी किती है? 4, एक्स ए किती है? तो 4 माइनस 10 कितना आ गया? आता हे माइनस आला, याचा अर्थ काय होतोय? आपल्याला गंज दिसतोय कि बी जो है वो प्लस एक्स के अलाउंगे, बट ए ला बघताना तसं होत नाही। जब ए ऑब्जर्वर बनता है तो ए के लिए माइनस मतलब निगेटिव्ह एक्सिस के टुवर्ड्स कौन खड़ा है? बी खड़ा है। कळतं ना? त्यामुळे आपल्याला काय वाटतं, आपल्याला कसं दिसतं त्यांनी फरक पडत नाही। ऑब्जर्वर कहाँ पे है और उसको क्या फील हो रहा है, ये हमें इस टाइप के मोशन में पढ़ना होता है। म्हणजे आतापर्यंत जो आपला ऑब्जर्वर फक्त ओरिजिनला असायचा तो आपली पोजीशन चेंज करणार आहे। अगर सेम वे पोजीशन ऑफ ए देख रहा है कौन? बी, तो एक्स ए बी, इसका मतलब क्या होगा? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ, कोणाला बघतोय आपण? कुठून बघतोय? तो ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा इसका? एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए कितना है एंड एक्स बी किती है? 4, तो 10 माइनस 4। आता हे पॉझिटिव्ह आलं, याचा अर्थ काय होतो?
एक्स ए बी, इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वर कौन है, बी, और किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ए को। रीडिंग पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब बी के लिए ए की पोझिशन राईट में आहे, मतलब प्लस एक्स के अलॉंग आहे. कळत आहे, एवढं सोपं आहे. राहील लक्षामध्ये, चला घ्या लिहून. एक्स ए बी एक्स बी ए याच्यात घोळ नाही करायचा. एक्स ए बी का मतलब पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी एक्स ए माइनस एक्स बी, एंड एक्स बी ए का मतलब पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सिंप्लीफिकेशन होगा एक्स बी माइनस एक्स ए. अब ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का रिलेटिव मोशन का पार्ट है, हाँ, इसलिए एक लाइन के बारे में डिस्कशन रहेगा. ये खत्म करके हम फिर से क्या करने वाले हैं, मोशन इन ए प्लेन का रिलेटिव मोशन स्टडी करेंगे. तो वहाँ पे क्या होगा, एक गाड़ी एक्स के अलोंग जाएगी तो दूसरी गाड़ी वाई के अलोंग जाएगी, मतलब वहाँ पे हम आई कैप जे कैप को लेके आएंगे. ठीक है, वहाँ पे भी सेम नोमेनक्लेचर, पूरा कंसेप्चुअल पार्ट इसी तरह से रहेगा, बस 1D की जगह पे 2D आएगा. हो गया. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है ओ, यहाँ पे एक कार खड़ी है और इस कार के अंदर जैसे श्रवण बैठा है. दूसरी कार है ए पॉइंट पे खड़ी है और इस ए पॉइंट के ऊपर ओ से जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, यहाँ मध्ये देवेश बसला है. ठीक है, एंड और एक कार है जो ओ पॉइंट से पीछे है एंड यहाँ पे कौन है, अक्षय खरात बैठा हुआ है. ठीक है, तो ये एक्स एंड ये वाई, ये कार है एंड ये डिस्टेंस आपको बोला है कि कितना है, 6 मीटर है. ये डिस्टेंस आपको बोला है कितना है, 4 मीटर है. एक ही लाइन के ऊपर है, हाँ, तीनों भी कळतंय है ना, तीनों भी एक ही लाइन के ऊपर है. तो आता यांच्या सगळ्यामध्ये मी इथं आहे और ये डिस्टेंस आपको बोला है कितना है, 10 मीटर है. तो अभी हम 1 बाय 1 पोजीशन देखेंगे. पोजीशन ऑफ देवेश विथ रिस्पेक्ट टू अक्षय, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, अक्षय. किसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, एक्स ऑफ डी माइनस एक्स ऑफ ए. तो कितना होगा बोलो, देवेश कहाँ पे है, उसके लिए अक्षय कहाँ पे है, मतलब 10 मीटर. समझ में आ रहा है ना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देवेश का डिस्टेंस, अगर देवेश ऑब्जर्वर है तो ये 0 बन जाएगा. तो देवेश का डिस्टेंस 0 है, माइनस डी ए मतलब 10, तो इसका मतलब -10 मीटर आ रहा है. यानी हम बोल सकते हैं कि अक्षय देवेश से किधर, लेफ्ट में, मतलब निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग कितने डिस्टेंस पे है, 10 मीटर पे. कारण निगेटिव्ह आलं म्हणजे निगेटिव्ह एक्स के अलॉन्ग, पॉझिटिव्ह आ गया मतलब प्लस एक्स के अलॉन्ग. कळतंय का. आता या केसमध्ये जर अक्षयनी मला बघितलं, ठीक है, एक्स ए पी, इसका मतलब ऑब्जर्वर कौन है, अब एक्स ए पी, इसका मतलब क्या होगा, पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी. म्हणजे अक्षयला मी बघतोय का मला अक्षय बघतोय, हे बघा परत, पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी, याचा अर्थ मी अक्षयला बघतोय का अक्षय मला बघतोय. कळतंय ना, हे कन्फ्यूज नहीं होते ना. कितना होगा बोलो, सिंप्लीफिकेशन एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ पी. एक्स ऑफ ए कितना है, ऑब्जर्वर कौन है, बरोबर, म्हणजे डिस्टेंस आपण इथून मेजर करणार. तो यहाँ से अक्षय का डिस्टेंस कितना होगा, 0 माइनस 20, माइनस ऑफ 20 मीटर आ रहा है, मतलब अगेन अक्षय कहाँ पे, निगेटिव एक्स के अलॉन्ग, मतलब लेफ्ट में कितने डिस्टेंस पे, 20 मीटर पे. राहील लक्षामध्ये, कन्फ्यूज नाही होणार. आता प्रत्येक वेळी ऑब्जर्वर बदलला की त्याच्यापासून फक्त आपल्याला डिस्टेंस कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. ते स्टार्टला श्रवण याला काहीतरी काम देऊ. ठीक है, तो आपको अगर बोला है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे श्रवण देख रहा है अक्षय को, तो क्या लिखूं मैं, एक्स ऑफ एस ए का ए एस, जिसको देख रहे हैं उसको पहले लेना पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट है ना. ठीक है, एक्स ऑफ ए एस मतलब पोजीशन ऑफ अक्षय विथ रिस्पेक्ट टू श्रवण कितना होगा,
अभी विथ रिस्पेक्ट टू श्रवण मतलब श्रवण पे ओरिजिन आ गया, मतलब इसका डिस्टेंस 0 होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा 6 मीटर, तो 0 - 6 मतलब क्या आएगा -6 मीटर, ये आएगी अक्षय की पोजीशन। आता देवेश, वही श्रवण है और देवेश को देख रहा है, श्रवण देवेश को देख रहा है, तो लिखना क्या पड़ेगा ds का sd, कळतं ना आता, ds मतलब पोजीशन ऑफ देवेश विथ रिस्पेक्ट टू श्रवण, तो ये बना x ds, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा x ऑफ d माइनस x ऑफ s। अभी देवेश की पोजीशन कौन देख रहा है श्रवण, तो श्रवण ओरिजिन बनेगा, तो देवेश का डिस्टेंस हो गया 10, श्रवण का हो गया 0, तो ये आ गया +10 मीटर, यानी कि श्रवण के रिस्पेक्ट में देवेश जो है वो राइट में है, कितने डिस्टन्स पे 10 मीटर में। आता त्याच येड्या देवेशला जर मी बघायला लागलो तर काय लिहावं लागेल, हाँ पोजीशन ऑफ देवेश विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स के सर क्या होगा, बोलो क्या आएगा फिर x ऑफ d माइनस x ऑफ p, बरोबर है के। अभी देखो मैं देख रहा हूं, मतलब का कौन बकता है, मीच बकते, बरोबर, ये 0 हो जाएगा xp, किसको देख रहे हैं देवेश को, उसका डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, तो क्या बनेगा ये 10 - 0, हाँ कितना आएगा 10 मीटर। मतलब हर बार क्या हो रहा है, बस फ्रेम ऑफ रेफरन्स बदल रहा है, मतलब क्या चेंज हो रहा है, पोझिशन चेंज हो रहा है, हे कळालं म्हणजे रिलेटिव्ह मोशनचा 90% पार्ट कळाला, क्लियर। तो क्या लिखा था आपने, अभी सेम कंडीशन वेलोसिटी के लिए आएगी, जैसे एक्स ए बी का मतलब था एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी, अगर हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा एक्स ऑफ ए बी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या होगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए माइनस डी बाई डी टी ऑफ एक्स बी, यानी कि इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, म्हणजे ऑब्जर्व कौन करता है बी, किसको इसका सिंप्लीफिकेशन वी ए माइनस वी बी होगा। अगेन इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी भी क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, प्रत्येक वेळी हेच करायचे, ए बी मतलब ए माइनस बी, फिर डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी है एक्सेलरेशन है, कुछ चेंज नहीं होगा, मेरे लक्षामध्ये चल रहा। म्हणजे फ्रेम ऑफ रेफरन्स बदलला तर सगळ्याच रीडिंग काय होतात चेंज होतात, हे आपण या डिस्कशनवरून बघितलंय आणि त्यालाच आपण रिलेटिव मोशन म्हणतो, क्योंकि ऑब्जर्वर के रिलेटिव जो बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है वो कहाँ पे है उससे रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है। एंड इस टॉपिक को छोड़ के बाकी सब केसेस में ऑब्जर्वर कहाँ पे होते हैं ग्राउंड पे होते हैं, हर बार हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे फिर से 3 गाड़ी है ए बी एंड सी, जिसमें से ए क्या कहाँ पे है रेस्ट में, बी क्या कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है गिवन डायरेक्शन में, एंड सी क्या कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। वेरी गुड, ठीक है। तो अब अगर हमें बोला जाता है कि ऑब्जर्वर जाके बैठ गया कार ए में और वो कार ए में बैठ के देख रहा है कार बी को, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा वी के साथ बी ए। वेरी गुड, इसका मतलब क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये बनेगा वी बी माइनस, आता इकडे काय येईल ते सोडून द्या, जो ए मध्ये बसलाय त्याला बी बद्दल काय दिसेल कि बी जो कार है वो 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, कहां पे लेफ्ट में, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वेलोसिटी कितनी है 20, ए रेस्ट में मतलब 0, तो ये कितनी बनेगी 20 मीटर पर सेकंड, कळलं का।
अभी सेम सिचुएशन आपको बोला है कि ऑब्जर्वर ए में बैठा है और वो कार सी को देख रहा है। क्या लिखना पड़ेगा? VCA। अगर VCA लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? VC माइनस VA। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है? लेफ्ट में, तो उसको हम निगेटिव ले सकते हैं, ठीक है, -10। ए की कितनी है? 0। तो ये कितना ऑब्जर्व कर रहा है? -10 मीटर पर सेकंड। याचा अर्थ काय होतोय? प्लस आया था 20, इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में कार बी जा रही है +x के अलॉन्ग एंड कार सी जा रही है -x के अलॉन्ग। कळत है? लेकिन अब अगर हम बोलेंगे कि ऑब्जर्वर जाके बैठ गया बी में और बी वाला ऑब्जर्वर कार ए को देख रहा है, त्याला काय फील होईल? कार रेसला फील होईल का त्याला मागे जाताना दिसेल ना, असं वळून वळून बघावं लागेल, नहीं कळालं? ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम? ऑब्जर्वर बी में ए को देख रहा है, VAB मतलब पोजीशन ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? VA माइनस VB। VA कितना है? 0। VB कितना है? 20 था, तो -20। तो ये जो बी में ऑब्जर्वर बैठा था त्याला असं फील होणार आहे की ए काय चाललाय? मागं मागं चाललाय। किती स्पीडनी? 20 मीटर पर सेकंडनी। लहानपणी पहिल्यांदा ट्रेनमध्ये गाडीत बसल्यावर होत होतं कसं? झाडं मागं पळताय, ठीक आहे, ते याच्यामुळे होत होतं, ठीक आहे। आता नाही होत कारण आपण आता नेचर सोबत ऍडजस्ट केलंय, कळालं ना? बट फर्स्ट टाइम जेव्हा आपण ट्रॅव्हल करतो तेव्हा तोच घोळ होतो, झाडं पळायला लागले का आपण पळायला लागलो, कळतच नाही। चलो, तो -20 मीटर पर सेकंड आ रहा है, म्हणजे प्रॅक्टिकली आपल्याला माहिती आहे, आपण क्लिअर लिहिलंय की ए रेस्टला आहे, पण बीला वाटतंय का ए रेस्टला आहे म्हणून? का बरं असं? क्योंकि मोशन इज ए रिलेटिव फिनोमिनन। कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, कैसे देख रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मोशन कैसे परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अभी अगर सेम वे आपको बोला है कि ऑब्जर्वर सी में बैठा है और वो ए को देख रहा है, ऑब्जर्वर सी में बैठा है, ए को देख रहा है, AC। अभी V ऑफ A कितनी है? C की कितनी थी? माइनस ऑफ -10, मतलब क्या होगा? याचा अर्थ काय होतोय? जो सी में बैठा था उसको लग रहा है कि ए कहां पे जा रहा है? राइट, पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है विथ 10 मीटर पर सेकंड। कळतंय का नहीं हा घोळ? ठीक है, मतलब सी वाला पैसेंजर खुद जा रहा है लेकिन उसको फील क्या होगा कि ए वाली कार जो है वो आगे जा रही है विथ 10 मीटर पर सेकंड। इसलिए ये मोशन क्या है? रिलेटिव फिनोमिनन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया, ऑब्जर्वर की पोजीशन बदल दी, पोजीशन भी बदलती है, वेलोसिटी भी बदलती है, उसी तरह से एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। कळलं मग? आता या कन्सेप्टवर या टॉपिकमध्ये 1D मध्ये इतकं वर्क नाही करायचं आपल्याला, पण 2D सगळा याच्यावरच करणार आहे आपण वर्क, ठीक आहे। हे जर क्लिअर झालं असेल तर 2D मध्ये प्रॉब्लेम नाही येणार। कसं? ते मंडेला कळेल। आज मंडेचं कंप्लीट करून घेऊ पहिले, हे लिहायचं आहे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ AB इक्वल्स टू क्या होगा? VA माइनस VB, या फिर वेलोसिटी ऑफ BA बोलेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। एक्सेलरेशनचं काय येईल? AB है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, एंड एक्सेलरेशन ऑफ BA बोला तो एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A। अभी इसके अकॉर्डिंग अगर काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखने हैं तो वही काइनेमेटिकल इक्वेशन आएंगे। क्या था पहले? V इक्वल्स टू U प्लस AT। फक्त काय घेणार आपण? अगर रिलेटिव है तो V ऑफ AB है तो U ऑफ AB, A ऑफ AB। उसी तरह से सेकंड वन V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस, तो V क्या बनेगा? AB। U क्या बनेगा? AB। A क्या बनेगा? AB। S क्या बनेगा? AB। अगर हमें S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर के लिए अप्लाई करना है तो क्या होगा? AB AB AB। ये हो गए काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर रिलेटिव मोशन। हो गया।
अभी फिर से वही कंडीशन है, ए वाली कार है 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है राइट में, देन बी ये कार है, ये भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, एंड एट द सेम टाइम और एक कार है सी जो ट्रैवल कर रही है इन अपोजिट डायरेक्शन विथ 30 मीटर पर सेकंड, या फिर 10 ही ले लो, 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले इन दोनों की बात करेंगे, कौन है, ए एंड, दोन्ही की डायरेक्शन कैसी आहे, सेम आहे। तर आता ए मध्ये एक पॅसेंजर बसलाय, तो कार बी ला बघतोय, तर त्याला काय फील होईल, कार बी सोबत सोबत येते आणि सोबत परत त्यांनी सी ला बघितलं, तर सी कुठं चालली आहे, अवे चालली आहे, तर सोबत येणारी फास्ट येते का अवे चाललेली फास्ट जाते, हे कसं फील होईल त्याला, अवे जाणारी, का बरं, हे बघा, अगर ऑब्जर्वर ए में और कार बी को देख रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा, बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी ए, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा वी बी माइनस वी ए, क्या आएगा, वी बी कितनी है 10, वी ए कितनी है माइनस ऑफ 20, कितना आएगा माइनस ऑफ 10। लेकिन अगर फिर से ए वाला पैसेंजर सी को देख रहा है, क्या लिखना पड़ेगा, सी ए, और इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है, ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन में तो -10, माइनस ऑफ 20, ये कितनी हो गई, आता मायनसचा अर्थ कमी नाही, मायनसचा अर्थ फक्त निगेटिव्ह एक्स के अलॉन्ग है, किंवा त्याचा मॉड घेऊन टाका, बरं वाटेल जरा, ठीक है। ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 30। क्या ऑब्जर्व हो रहा है इसमें से, अगर दो कार है, टू कार्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं बाय डूइंग, एंड वही टू कार्स अगर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव वेलोसिटी आती है काय, ॲडिशन, कळालं ना, राईट डाउन विथ स्टार मार्क, हे नका लिहू, मी सांगतो ते लिहा। इफ टू कार्स, शुभम सनी लिया पटपट, शुभम एंड सनी, इफ टू कार्स आर ट्रॅव्हलिंग इन द, टू कार्स म्हणजे टू कार्स, हां दोन कार, शुभम आणि सनी सारखे नाही, ठीक आहे। इफ टू कार्स आर ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन with velocities v1 and v2, with velocities v1 and v2, then their relative velocity is given by, relative velocity is given by v relative equals to v1 minus v2, two cars traveling in the same direction है तो relative velocity is given by v1 minus v2, हे कळतंय ना, सेम डायरेक्शन मध्ये असेल तर, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोनों ट्रॅव्हल कर रहे विथ सेम वेलोसिटी, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बनेगी, म्हणजे दोघांना एकमेकांच्या रिस्पेक्टमध्ये असं वाटेल की दोघे रेसलाच आहे, बघतो आपण काही येडे गाबाळे रोडवर गाडी चालवताना गप्पा मारत जातात, है ना शुभम सनी, बरोबर आहे, लोक असतात असे, ठीक आहे, गाडी चालवताना गप्पा मारतात, असं का पॉसिबल होतं, कारण दे आर ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन, उनकी स्पीड भी सेम होती है, आणि एक गाडी पळवायला लागला जोरात आणि दुसरा हळूहळू चालतोय, मग गप्पा मारू शकता का, क्योंकि v1 माइनस v2 वहाँ पे जीरो नहीं आता है फिर, ठीक है। तो क्या लिखा था आपने स्टार मार्क करके, इफ टू कार्स आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज गिवन बाय v रिलेटिव इक्वल्स टू v1 माइनस v2, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा, इफ टू कार्स आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इफ टू कार्स आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन then their relative velocity is given by v1 plus v2, then their relative velocity is given by v relative equals to v1 plus v2, सेम डायरेक्शन है v1 माइनस v2, अपोजिट डायरेक्शन है v1 प्लस v2, ठीक आहे, कोणासाठी, दोन कार आहेत वेगवेगळ्या त्यांच्यासाठी, बट अब सिचुएशन ऐसे हो रही है, राइट डाउन विथ स्टार मार्क, नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ बोट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u इन द रिवर ऑफ वेलोसिटी v, म्हणजे काय, रिवर में बोट है, बोट, वेरी गुड, और बोट की वेलोसिटी कितनी है u, रिवर की कितनी है v, क्या लिखा है फिर, इफ बोट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u इन द रिवर ऑफ वेलोसिटी v इन द सेम डायरेक्शन एज द टॉप, इन द सेम डायरेक्शन एज द टॉप रिवर,
देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी बनेगी, सेम डायरेक्शन है तो v माइनस यू या v प्लस यू, v मायनस यू काही पण का. आपण बघतोय ग्राउंडवरून नदी वाहते, नदीमध्ये बोट चालली आहे, बोट नदीच्या पाण्याच्याच डायरेक्शनमध्ये चाललेली आहे, तर त्याची स्पीड वाढेल का अपोजिट डायरेक्शनमध्ये वाढल्यानंतर वाढेल, कळालं ना. क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, बोट के अंदर रिवर के अंदर बोट है, दोन कार सेपरेट होता ना, त्यामुळे सेम डायरेक्शन में सब्सट्रैक्शन, बट यहाँ पे रिवर के अंदर बोट है, इसलिए दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, ऐड होगी. मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर ये बनेगा अगर सेम डायरेक्शन में. तो कन्फ्यूज नाही व्हायचं, बोट मध्ये रिवर मध्ये बोट आहे म्हणून त्यांची सेम डायरेक्शन असेल तर वेलोसिटीज ऍड होतात, कळालं ना. देन हां हे लिहिलं का, वेलोसिटी ऑफ बोथ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी vb plus vr. Next, if boat is moving in the opposite direction to that of river flow. आता हे बघा, सेम डायरेक्शनला आपण डाउनस्ट्रीम म्हणतो, अपोजिट डायरेक्शनला आपण अपस्ट्रीम म्हणतो, ठीक आहे. इफ बोट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ रिवर फ्लो, देन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, vb माइनस vr. ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. याच्यामध्ये मिस्टेक नहीं होना था, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसके लिए दो प्रॉब्लम लेते हैं. चलो स्टार मार्क करके लिखो. इफ a body is thrown, if a body is thrown downward, if a body is thrown downward from a tower of height h, if a body is thrown downward from a tower of height h with velocity u1, at the same time another body is thrown upward, at the same time another body is thrown upward with velocity u2, with velocity u2, then time at which both bodies will cross, कितने टाइम के बाद दोनों बॉडीज क्रॉस करेगी. देखो अब यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब हमें इनकी रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी u1 प्लस u2 इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. दोनों को मिला के क्या करना है, h इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो वो जब क्रॉस करेंगे तब का टाइम अगर t है तो ये t हमें मिलता है इक्वल टू h अपॉन u1 प्लस u2. हो गया. t इक्वल्स टू बनेगा h अपॉन u1 प्लस u2. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि एक बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया और अपवर्ड फेंका है विथ 20 मीटर पर सेकंड, और दोनों के बिटवीन का सेपरेशन है 50 मीटर, तो कितने टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, 50 मीटर ने 10 मीटर, कितने टाइम के बाद दोनों क्रॉस करेगी. अरे काय u1 किती है, ड्रॉप किया है, माहित नहीं आपल्याला. u2 कितना है 20 और हाइट कितनी है 10 मीटर, तो दोनों जब क्रॉस करेगी तब कितना टाइम लगेगा, 10 अपॉन u1 प्लस 20 असा तो टाइम असतो.
0.5 सेकंड. एक्सलंट, व्हेरी गुड बेटा. कसं आलं सांग सगळ्यांना. ड्रॉप किया मतलब u1 0. अरे येड़े गवाड़े, u1 + 20. ड्रॉप किया मतलब u1 कितना है 0. तो क्या होगा 10/20 + 0 म्हणजे 10/20. 10/20 म्हणजे 0.5 मीटर है ना. सेकंड टाइम येतो हो. पाऊस पडेल का हो. नेक्स्ट अनदर एक्झाम्पल. आता हे थोडं अजून जास्त इम्पॉर्टंट आहे. एस्केलेटर हे झालंय मला वाटतं सगळं आहे ना. 1D घेतला होता ना आपण 1D सोबत. ठीक आहे, शॉर्टमध्ये रिवाईज करायचं होतं आपलं ठरलं होतं, त्यामुळे आपण आज कंप्लीट करून घेऊ. राईट डाऊन. तरी असे आन्सर आहे ना, असे एक्सप्रेशन आहे, कसं पहिल्यांदा स्टडी करता येईल खरे. एस्केलेटर. एस्केलेटर म्हणजे ते काय असतं. एस्केलेटर म्हणजे ते मॉलमध्ये असतं ना, ऑटोमॅटिक उभं राहिलं वर जातं. व्हेरी गुड, तेच. ऑन ॲन एस्केलेटर, ऑन ए स्टेशनरी एस्केलेटर, स्टेशनरी एस्केलेटर ऑफ लेंथ L, a man is walking with velocity Vm. Then time required to cross the escalator. Time required to cross the escalator कितना होगा. हे बघा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है एस्केलेटर की लेंथ मतलब L. टाइम कितना लग रहा है t1 इक्वल टू स्पीड मतलब कौन चल रहा है मैन. तो इसका मतलब होगा स्पीड ऑफ मैन इक्वल्स टू L/t1, यानी t1 बनेगा L/Vm. म्हणजे एस्केलेटर थांबलाय आणि आपण चढत चाललोय वर. तर त्या केसमध्ये आपल्याला टाइम किती लागेल L/Vm. हो गया, हे लिहून टाका. Next, now if escalator is moving with velocity Ve, escalator is moving with velocity Ve and man is stationary, then time required by the man to cross the escalator. Time required by the man to cross the escalator. एस्केलेटर स्टेशनरी है, मैन चल रहा है, तब कितना है t1 L/Vm. अभी क्या हो रहा है, मैन स्टेशनरी और एस्केलेटर चल रहा है, तब का टाइम कितना होगा हा होगा. त्याला वेळ आहे अजून. ठीक आहे. t2 इक्वल्स टू L/वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, यानी वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर बन गई L/t2. दोन्ही कळलं का. सरळ सरळ तेच आहे. वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. फक्त एस्केलेटर एंड मैन दोघं घेतलेलं आपण. ठीक आहे. अभी थर्ड केस जिसमें क्या होगा, नाउ इफ एस्केलेटर इज ऑल्सो इन मोशन विथ मैन. याचा अर्थ एस्केलेटर पण चालू आहे आणि त्यावर माणूस पण चालायला लागलेला आहे. तो इस केस में दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी. एस्केलेटर भी मोशन में है, मैन भी मोशन में है, तो v माइनस Ve करू या प्लस करू, कारण रिव्हर बोट सारखं आहे. एस्केलेटर पण चालला आहे, त्यामध्ये तो चालत चाललेला आहे. कळालं ना. जर एस्केलेटर वेगळ्या पाथवर असता आणि हा पायऱ्याने चालत चालला असता तर आपण Vm माइनस Ve केलं असतं. अब एस्केलेटर के ऊपर मैन है, इसका मतलब Vm प्लस Ve करना पड़ेगा. तो इस केस में लगने वाला जो टाइम होगा t कितना होगा L/Vm प्लस Ve. कळतंय का. लिहा मग. इफ escalator is in motion with man, then time required by the man to cross the escalator, time required by the man to cross the escalator कितना होगा. देखो t इक्वल्स टू L/Vm प्लस Ve. बट Vm एंड Ve दोनों हमने कैलकुलेट करके रखी है पहले से. इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा फिर ये L/L/t1 प्लस
L बाय T2, दोनों में से LL कॉमन लेंगे, L बाहर ब्रैकेट के अंदर कौन होगा 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2 LL, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T क्या आएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2 आएगा, बट ये 1 अपॉन में था, उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में रिक्वायर्ड जो टाइम होगा दैट विल बी T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2. नेक्स्ट, if स्टार मार्क करके लिखो, if a train of length LT have to cross the bridge of length LB with velocity v, then time required by the train to cross the bridge कितना होगा LT प्लस LB अपॉन V. परत तेज है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस बस दोनों का लेना पड़ेगा, लेंथ ऑफ ब्रिज भी एंड ट्रेन भी. क्यों ऐसे? अरे ब्रिज कोणती सेम डायरेक्शन मध्ये आली, काही पण सांगतो का? ब्रिज तर रेस्ट में ना, हा ब्रिज आहे इथून इथपर्यंत, ही ट्रेन आहे, मग ट्रेन इथून क्रॉस करायला सुरुवात झाली तर जोपर्यंत ट्रेनचं हे रिअर इंजिन क्रॉस होत नाही तोपर्यंत आपण ब्रिज क्रॉस झाला असं म्हणू शकत नाही, म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल, ब्रिज की लेंथ भी ट्रेन की लेंथ भी, तो LT प्लस LB अपॉन V इतना टाइम लगेगा. ठीक है, घ्या लिहून. नेक्स्ट, if two trains of length L1 and L2, if two trains of length L1 and L2 moving with velocities V1 and V2, then time required to overtake each other or cross each other, उसमें नंबर 1 लिखो, नंबर 1 क्या हो गया, L1 प्लस L2 अपॉन V1 माइनस V2. ये कब? इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो कितना आएगा L1 प्लस L2 अपॉन V1 माइनस V2. एंड इफ दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2. असं का? कारण आपण अगोदरच लिहिलंय, सेम डायरेक्शन आहे तो वेलोसिटी की सबट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन तो वेलोसिटी की एडिशन. नेक्स्ट पॉइंट विथ स्टार मार्क, इफ a lift is ascending with an acceleration a, ascending मतलब वर चाललेली आहे, ठीक आहे, with an acceleration a, then if a coin drop from the top of the lift, then if a coin is dropped from top of the lift, then time required by the coin to reach on the floor of the lift, कितना होगा? T इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन G प्लस ए.
हे बघा नॉर्मल बॉडी अपन जर ड्रॉप केली तर टाइम किती लागतो रूट ऑफ 2h/g, बट यहाँ पे लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है असेंडिंग है विथ एन एक्सेलरेशन a, तो g रिप्लेस बाय हो गया g प्लस ए। h मतलब कितने हाइट से हमने कॉइन को ड्रॉप किया था, ठीक है। नेक्स्ट, इफ लिफ्ट इज डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नहीं, डिसेंडिंग मतलब खाली येते, वेरी गुड, नीचे आ रही है, तो टाइम कितना लगेगा रूट ऑफ 2h/g माइनस ए। नाउ सेम वे, उसी तरह से अगर आपको बोला है कि एक कॉइन है जो हमने लिफ्ट के फ्लोर से प्रोजेक्ट किया है और वो ऊपर जाके फिर से लिफ्ट के ग्राउंड के ऊपर आके गिर रहा है, तो उसके लिए हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा था मैक्सिमम हाइट के लिए जाने के लिए टाइम लगता है u/g, जाने के लिए u/g, वापस आने के लिए u/g। तो अगर लिफ्ट नहीं है, नॉर्मल ग्राउंड है, तो वहां पे टाइम लगता है 2u/g। लेकिन अगर वही लिफ्ट असेंडिंग है विथ एन एक्सेलरेशन a, तो उसको टाइम कितना लगेगा 2u/g प्लस ए। एंड अगर लिफ्ट डिसेंडिंग है तो क्या होगा 2u/g मायनस ए। हे आठवतंय का? किती लोकांना आठवतंय? विनाकारण हातवर नक करू, खरंच आठवत असेल तर कुठं होतं हे? बायोमध्ये टाइम ऑफ फ्लाइट, वेरी गुड, ठीक है। कुछ प्रोजेक्टाइलचा नहीं, नॉर्मल बॉडी को हमने अपवर्ड थ्रो किया है और वो ग्राउंड पे आ रही है, तब का टाइम ऑफ फ्लाइट था, ठीक है। काय लिहिलंय तुम्ही? इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट with velocity u, with velocity u, okay, if a body is projected from the surface of a lift, from the surface of a ascending lift लिया, ascending lift with velocity u, with velocity u, okay, then time required by the body to reach on the surface, time required by the body to reach on the surface कितना होगा? t equals to 2u/g plus a, 2u/g plus a, and lift is descending, then 2u/g minus a, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव्ह मोशन इन वन डायमेन्शन। कळालं? प्रोजेक्टाईलवर तुम्ही खूप जास्त मेहनत घेतली, पण त्याची जर रेग्युलर रिवाइज करून व्हॉइस नोट्स नाही पाठवल्या, तुमच्या लक्षात येईल 15 दिवसानंतर पूर्ण फॉर्मॅट होऊन जाईल। त्यामुळे प्रोजेक्टाईल प्लस 1D हे दोन्ही आता व्हॉइस नोट्समध्ये 1Dचं रिलेटिव्ह हे इन्क्लूड करा। कळालं ना? फ्रॉम मंडे वी हॅव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट रिलेटिव्ह मोशन इन 2 डायमेन्शन, आणि ते इतकं सोपं नाही आहे, असंच आहे, पण प्रत्येक वेळी आय कॅप जे कॅप येणार आहे, त्यामुळे थोडासा घोळ तिथं होतो। त्यामुळे मंडेपासून थोडंसं व्यवस्थित परत लक्ष द्यायचं आहे। पण त्या अगोदर उद्या संडे आहे, दिवसभर हॉलिडे तुम्हाला, कळालं ना? आणि आज सॅटर्डे, आजचं पण हे लेक्चर झाल्यानंतर काही काम नाही तुम्हाला, कळालं? तर हे दिवसभरामध्ये आजच्या आणि उद्याच्या सगळं व्यवस्थित प्रिपेअर करा। सॉल्ड एक्झाम्पल आणि कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन कुठली आहे? 10। बाकीच्यांनी तर अगोदर सोडवली होती, परत एकदा परत शॉर्टमध्ये काय काय येतं काय काय नाही क्रॉस चेक करून घ्या। ज्यांची बाकी होती ती कंप्लीट करा। याचे डाऊट मंडेला लेक्चर नंतर विचारून, मंडे नंतर 1Dच्या रिलेटिव्हचं वर्क नको आहे, कळालं ना? कारण मंडेपासून आपण सुरू करणार आहे रिलेटिव्ह मोशन फ्रॉम 2D। मंडेला होमवर्क टेस्ट 45 मिनिट्सची, 45 मिनिट्समध्ये लेक्चर। काय काय PCB दुपारी असणार आहे बेटा। PCBची टेस्ट जी आहे ना 2 सेशनमध्ये घेणार